हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस विथ पूजा में स्वागत है। चलिए, कल की क्लास में हमने जो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों में संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के बारे में देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं उसी के आगे हमारा एक है नेक्स्ट, जिसको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको देखने वाले हैं कि ये क्या होता है। चलिए समझते हैं। देखिए, इसमें इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है? अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। उसे क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या बोल रहा है कि कोई ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है। क्या है? कोई जो ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, वो अपने कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? उसके स्थान से हटा देता है और वो खुद उस स्थान पे चला जाता है। चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले आपको एक रिएक्टिविटी टेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। तो उसमें मैं आपको कुछ दो चार जो है हमारे एलिमेंट्स उसको लिख के बताती हूँ कि क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है रिएक्टिविटी टेबल में आता है हमारा पोटेशियम। क्या आता है? पोटेशियम। देन आता है हमारा सोडियम, फिर आता है कैल्शियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम आता है। ठीक है, और ये उसके बाद जिंक आता है। तो इसमें क्या है? चलिए, ये एक हमारा मान लीजिए, ये एक हमारा क्या है? एक रिएक्टिविटी टेबल है। तो इस टेबल में हमें क्या देखना है कि जो सबसे ऊपर है, ये जो एलिमेंट है वो क्या है? सबसे ऊपर है ना। इन सारे से क्या है? ये जो पोटेशियम है वो सबसे ऊपर में है। तो जो सबसे ऊपर में होता है, क्या होता है? वो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है? वो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। ये क्या है? किसी के साथ भी तुरंत रिएक्ट कर जाता है। क्या कर जाता है? किसी भी एलिमेंट के साथ तुरंत ये क्या है? रिएक्ट कर लेता है और एक नया क्या बना लेता है? कंपाउंड बना लेता है। तो ये क्या है? जो पोटेशियम है वो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है। और पोटेशियम से कम क्रियाशील कौन होगा? हमारा सोडियम होगा। क्यों? क्योंकि ये पोटेशियम के नीचे में है। तो क्या करेगा? जब भी अगर किसी भी एलिमेंट को, अगर जो पोटेशियम है वो क्या करेगा? जो पोटेशियम है वो हमारा सोडियम को क्या कर सकता है? उसके स्थान से हटाकर ये पोटेशियम इसके स्थान पे आ सकता है। यहाँ पर क्या है? ये पोटेशियम आ सकता है। लेकिन जो सोडियम है, क्या वो ऊपर जा सकता है इसके स्थान पे? क्योंकि ये तो क्या है? ये कम अभिक्रियाशील है और ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ठीक है, क्या है? जो पोटेशियम है हमारा वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है और ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व क्या है? कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देते हैं। अभी ये डेफिनेशन में हमने देख लिया है। लेकिन जो कम अभिक्रियाशील तत्व होते हैं वो क्या है? उनके से ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व को नहीं हटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वो नहीं हटा सकते हैं। चलिए, इसी तरह से देखिए, ये जो सोडियम है वो क्या करेगा? ये सोडियम जो है कैल्शियम को उसके स्थान से क्या है? हटा सकता है, रिप्लेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो सोडियम होता है वो कैल्शियम से क्या है? ज़्यादा अभिक्रियाशील है। इसी तरह से कैल्शियम भी मैग्नीशियम को उसके स्थान से हटा सकता है। क्योंकि क्या है कि जो कैल्शियम है वो मैग्नीशियम के ऊपर है। यानी कि क्या है? ये रिएक्टिविटी टेबल में जो है कैल्शियम क्या है? मैग्नीशियम से ऊपर स्थान में है। यानी कि क्या है? ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है एलिमेंट है। तो वो कैल्शियम मैग्नीशियम को उसके स्थान से तो हटा सकता है, लेकिन मैग्नीशियम जो है वो इन तीनों एलिमेंट्स को उसके स्थान से नहीं हटा सकता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है इसके ऊपर में ये तीन एलिमेंट है। देखिए, मैग्नीशियम के ऊपर ये तीनों एलिमेंट दिख रहे हैं ना आपको, पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। तो ये क्या करेगा? ये इन तीनों एलिमेंट के साथ जो है कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा। मतलब ये इनको उनके स्थानों से रिप्लेस नहीं करेगा कभी भी। मैग्नीशियम अगर कैल्शियम को हटा दे, अगर सोडियम को हटा दे या पोटेशियम को हटा दे, ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक है ना। इसी तरह से क्या होगा? देखिए, ये मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को तो हटा सकता है, बट एल्यूमिनियम क्या है? इन चारों को भी नहीं हटा सकता है। इन जो चार एलिमेंट दिख रहे हैं उनको नहीं हटा सकता। इसी तरह का क्या है? एक रिएक्टिविटी टेबल होता है। ठीक है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, आपको वहाँ पे अच्छे से बताएंगे। अभी बस इतना ही जान लीजिए कि एक रिएक्टिविटी टेबल होता है जिसमें ऐसे एलिमेंट को क्या है? एक कॉलम में लिखते हैं। और जो एलिमेंट सबसे ऊपर में होता है वो क्या है? बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो वो तुरंत ही किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेता है। ठीक है ना। और उसको क्या है? रिप्लेस कर देता है। इसी तरह से ये सोडियम है। देखिए, इतने सारे एलिमेंट्स को दिखा रहे हैं ना। तो ये जो पोटेशियम है वो इन सारे एलिमेंट्स को क्या कर सकता है? उसके स्थान से हटा सकता है, उसको विस्थापित कर सकता है। लेकिन ये जो जिंक है वो इनमें से किसी भी एलिमेंट को क्या है? रिप्लेस नहीं कर सकता, उसके स्थान से नहीं हटा सकता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि विस्थापन का क्या मतलब होता है। ठीक है ना। क्या है? देख लीजिए एक बार और यहाँ डेफिनेशन में।
अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया बोल देते हैं। चलिए एक एक्सपेरिमेंट से हम समझते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक दो पर सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम जो है लेंगे लोहे की 3 कील। क्या लेंगे, जो है लोहे की हम सबसे पहले देखिए 3 कील ले लेते हैं, ठीक है। इस लोहे की 3 कील में से हम क्या, और लोहे की 3 कील लेंगे और परखनली जो टेस्ट ट्यूब होता है उसको हम 2 टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। क्या लेंगे, 2 परखनली ले लेंगे। देखिए यहाँ पर एक परखनली दिख रहा है और यहाँ पर एक, तो इन 2 परखनली लेंगे और 3 हम लोहे की कील ले लेंगे। इन तीनों कीलों में से हम क्या करेंगे, जो 2 कील है इसमें देखिए परखनली, इसको ए बोल देते हैं, ये हमारा परखनली बी हो गया, ठीक है। 2 परखनली लिए और लोहे की 3 कील लिए, तो क्या करेंगे अब हम इस लोहे की 3 कील में से हम क्या करेंगे, 2 कीलों को, लोहे की 3 कील में से 2 कीलों को क्या करेंगे, परखनली जो है हमारा ये ए परखनली में हम डाल देंगे। इस परखनली ए में क्या डाला हुआ है, ये हमारा कॉपर सल्फेट है। ये जो नीला रंग का दिख रहा है ना आपको विलियन, ये क्या है हमारा, ये हमारा है कॉपर सल्फेट का एक विलियन डाला हुआ है। परखनली ए में हमने कॉपर सल्फेट का विलियन डाला है और इसी तरह हमने परखनली बी में भी क्या है, कॉपर सल्फेट का ही विलियन डाला हुआ है, ठीक है। हमने परखनली बी में भी क्या कर डाला हुआ है, कॉपर सल्फेट का एक विलियन भर दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है परखनली ए में जो है, परखनली ए में क्या करेंगे, लोहे की 2 कील को डुबा कर रख देंगे। कितने मिनट तक डुबा के रखेंगे, 20 मिनट तक। कितने मिनट तक, हम 20 मिनट तक जो है इस परखनली में लोहे की कील को, देखो तार से हमने बांध दिया, एक रस्सी से हमने धागे से बांध दिया और इसको हमने कहीं पे लटका दिया, ठीक है, ताकि ये गिरे ना। तो लोहे की कील को हमने जो है परखनली ए में, जिसमें कॉपर सल्फेट का विलियन है, उसमें हमने डुबा के रख दिया। कितने मिनट तक, 20 मिनट तक। अब 20 मिनट के बाद हम देखेंगे इस लोहे की कील को, ये क्या है, जो ये लोहा का कील है, इसको हम 20 मिनट के बाद निकाल लेंगे, ठीक है। तो 20 मिनट के बाद हम जब इस लोहे की कील को निकालेंगे तो हम क्या देखते हैं कि ये जो कॉपर सल्फेट का विलियन है, क्या है, ये जो परखनली ए में जो कॉपर सल्फेट का विलियन दिखा, जो कौन से रंग का था, नीले रंग का, वो धीरे धीरे ये जो परखनली ए, देखिए अब यहाँ पर हम एक वही परखनली बना रहे हैं, परखनली ए है। अब जैसे ही हमने इसको क्या है, ये जो लोहे की कील है इसको बाहर निकाल दिया, तो ये जो कॉपर सल्फेट का विलियन है जो नीले रंग का, वो धीरे धीरे क्या है, मलिन पड़ने लग जाता है। क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो मलिन पड़ने लग जाता है और कॉपर, और जो विलियन का रंग है वो कैसा हो जाता है, धीरे धीरे विलियन का जो रंग है वो मलिन पड़ जाता है। वो मान लीजिए इस तरह का विलियन का जो रंग हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसको हमें जानना है, ठीक है, कि ये देखना है हमें कि लोहे की कील में ऐसा क्या था कि जो कॉपर सल्फेट के विलियन जो नीले कलर का था, उसको उसने क्या है, उसके कलर को चेंज कर दिया, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर दिखाया गया ना, ये एक देखिए यहाँ पर ये क्या था, नीले कलर का था ना, ये जो है नीले कलर का परखनली था। अब वो उस परखनली में क्या हो गया, ये परखनली कौन से रंग का हो गया, ये देखिए रंगहीन हो गया, ये एक मलिन रंग का हो गया है। जब हम, अब ये देखिए हमने अभी आपको दिखाया था कि 3 लोहे की हमने कील ली थी, तो 3 के लोहे की कील में से हमने तो 2 लोहे की कील को कहाँ पर डाल दिया था, इस सॉल्यूशन में, और 1 लोहे की कील को हमने एज इट इज़ बाहर रखा हुआ था, ताकि हम जब ये लोहे की कील को उस परखनली, मतलब उस विलियन से निकालें, परखनली में जो विलियन भरा उससे निकालें, तो हम क्या देखें कि इस लोहे की कील में और जो बाहर रखा हुआ लोहे की कील में उसमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो हमें ये देखने को मिला, देखिए ये हमारा जो है लोहे की कील था जो कि बाहर रखा हुआ था, और ये लोहे का कील है जो हमने उस विलियन से निकाला था। तो दोनों में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। देखिए ये एक चमकदार नई लोहे की कील दिख रही है, लेकिन ये जो लोहे की कील है वो ऐसा भूरा हो गया है। तो यही देखना है हमें कि जो लोहे की, यहाँ पर देखिए लोहे की कील का भूरा रंग क्यों हो गया, और कॉपर सल्फेट के विलियन का जो नीला रंग था, ये नीला रंग था, वो अचानक से मलिन क्यों पड़ गया, ठीक है ना, वो मलिन क्यों हो गया, इसको हमें देखना है। तो इसमें क्या एक रिएक्शन बनता है, क्या रिएक्शन बनेगा, चलिए वो देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, आयरन लिखा है ना, क्योंकि ये लोहे की कील थी, तो लोहे की कील को हम क्या बोलते हैं, लोहा है मतलब आयरन, तो लोहे की कील का ये आयरन है। और ये हमारा जो विलियन था उसका नाम क्या था, कॉपर सल्फेट था। ये क्या था, कॉपर सल्फेट। जब कॉपर सल्फेट क्या करता है, आयरन से अभिक्रिया करता है। तो हमने अभी आपको एक रिएक्टिविटी टेबल बना के बताया था। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा आयरन होता है, यानी कि जो लोहा होता है, वो कॉपर से क्या होता है, ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है, ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। इसीलिए क्या करता है, ये जो हमारा आयरन दिख रहा है ना, ये जो लोहा है वो क्या करता है, कॉपर सल्फेट के इस विलियन, ये जो कॉपर सल्फेट दिख रहा है, इसमें से कॉपर को क्या है, रिप्लेस कर देता है, यानी कि उसको हटा देता है, और ये लोहा खुद उस स्थान पे आ जाता है और क्या बना लेता है हमारा, ये जो है हमारा बना लेता है, जो क्या बनाएगा, ये हमारा आयरन सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट बना लेता है, और ये हमारा कॉपर बाहर आ जाता है।
ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, जो लोहे के कील होता है वो भूरे रंग की हो जाती है। क्या हो जाता है, लोहे का कील जो है वो भूरे रंग का हो जाता है, क्योंकि कॉपर तो बाहर निकल गया। ठीक है ना। देखिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। हमने एक देखिए यहाँ पर हमने एक रिएक्शन देखा, क्या देखा, जिसमें जो आयरन है और एक कॉपर सल्फेट का विलयन है, जब इन दोनों की हमने क्या है अभिक्रिया कराई, तो ये जो आयरन है क्या है, ये जो लोहा है हमारा, वो कॉपर को क्या करता है, कॉपर सल्फेट के इस विलयन से रिप्लेस कर देता है। क्या कर देता है, हटा देता है। और ये आयरन खुद इसके स्थान पे आ जाता है और कॉपर को हटा देता है। देखिए यहाँ पर ये लोहा दिख रहा है ना, ये आयरन क्या है, आयरन जो है इस कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को हटा दिया। देखिए यहाँ कॉपर हट गया है और आयरन सल्फेट बन गया। ये क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस अभिक्रिया में लोहा ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व, ये हमारा अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन है, ये हमारा आयरन अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, और ये कॉपर क्या है, इससे कम अभिक्रियाशील तत्व है। तो अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या करता है, उसके स्थान से हटा देता है, उसे ही विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल, ये लिखा है वो हमारा जिंक है, ये क्या है, जिंक है। और ये हमारा देखिए यहाँ पर फिर से एक कॉपर सल्फेट का विलयन है। तो ये एक जिंक जो तत्व है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील, किससे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन है, जिंक है। तो अभी हमने देखा कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देते हैं, यानी कि विस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ देखिए इस जिंक ने क्या किया, कॉपर सल्फेट के जो विलयन था उसमें से कॉपर को हटा दिया। देखिए क्या किया, कॉपर को हटा दिया और खुद जो जिंक है वो उसके स्थान पर जाकर बैठ गया। देखिए फिर क्या बना लिया, जिंक सल्फेट बना लिया और क्या बनाया, कॉपर को बाहर कर दिया। देखा ना। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो जिंक है वो क्या है, कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। क्या है, ये जो जिंक दिख रहा है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसीलिए इसने क्या है, उस जिंक ने जो है कॉपर को उसके स्थान से हटा दिया है। ठीक है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर एक लेड है, लेड ये क्या है, सीसा जिसको बोलते हैं, ये लेड है। और यहाँ पर दिख रहा है कॉपर क्लोराइड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कॉपर क्लोराइड। तो इसमें भी क्या हुआ, ये जो कॉपर क्लोराइड दिख रहा है, सॉरी ये जो हमारा लेड है, ये क्या है, लेड क्या है, इस कॉपर के जो एलिमेंट है उससे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। क्या है, ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, कौन, लेड। तो इसने क्या किया, इस लेड ने फिर से जो है कॉपर को उसके विलयन से, जो कॉपर क्लोराइड के विलयन था उसमें से उसको हटा दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या बन दिया, यहाँ पर बना हमारा लेड क्लोराइड, और क्या बना हमारा, बाहर क्या निकला, कॉपर। देखिए कॉपर को उसने उसके विलयन से क्या है, हटा दिया, तो यहाँ पर कॉपर बाहर निकल गया। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जिंक तथा लेड, क्या ये जिंक और ये लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील तत्व हैं। ये जो जिंक है और ये जो लेड है हमारा, वो क्या है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व जिंक और लेड है। तो इसीलिए उसने उसके यौगिक से, कॉपर को उसके यौगिक से, एक कौन सा यौगिक था, एक तो हमारा कॉपर सल्फेट था, एक हमारा है कॉपर क्लोराइड, इन दोनों यौगिकों में से उसने कॉपर को क्या है, हटा दिया, क्या है, विस्थापित कर दिया। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, इसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया बोल देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, वही चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए ये हमारा आयरन दिख रहा है और ये क्या है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन था। तो इसने क्या किया, उसके स्थान से उसको हटा दिया है, क्योंकि ये जो है आयरन जो है क्या है, वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो इसीलिए आयरन ने कॉपर को उसके स्थान से हटा दिया और खुद उसका स्थान ले लिया और कॉपर को बाहर कर दिया। देखिए इस अभिक्रिया में आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को सल्फेट, जो दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इसीलिए लोहे की कील का जो है रंग, लोहे की कील का रंग भूरा पड़ गया और कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग जो है वो मलिन पड़ गया। ठीक है। और ये एग्जाम्पल जस्ट हमने अभी देखा है। ठीक, चलिए अब हम जो है अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में देखते हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है। चलिए देख लेते हैं। ऐसा रासायनिक अभिक्रिया, क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बनने वाला नया पदार्थ जलीय विलयनों में अघुलनशील या अविलेय हो। वे पदार्थ जो है क्या है, अघुलनशील या अघुलनशील पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है, उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है,
ऐसी अभिक्रिया, कोई भी एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो बनने वाला पदार्थ होता है वो क्या है, वो जलीय विलयनों में अघुलनशील होता है, यानी कि उस विलयन में नहीं घुलता है और तली में जाकर क्या है, बैठ जाता है। नीचे तली में जाकर क्या है, वो बैठ जाता है। एक नया पदार्थ जो बना होता है वो तली में जाकर बैठ जाता है। तो वो जो तली में बैठ गया उसे ही क्या बोल देते हैं, अवक्षेपण बोलते हैं। क्या होते हैं, उसे ही जो तली में बैठा उसको अवक्षेप बोल देते हैं। और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोल देते हैं। तो आई होप अब सभी को समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए हम क्या करते हैं, इसको समझाते हैं। चलिए एक देखते हैं। हमने एक पात्र लिया है, ठीक है। ये एक रुकिए, हमने चलिए एक परखनली ही ले लिया, ठीक है। क्या लिया, हमने एक परखनली लिया और इस परखनली में हमने क्या डाल दिया है, इस परखनली में हमने रेत और पानी को डाल दिया। क्या डाला है इस परखनली में, ये जो है क्या हमारा, चलिए पानी था। अब इस परखनली में हम रेत की कुछ बूंदें भी डाल देते हैं। जैसे देखिए ये है रेत की बूंदें, ठीक है। ये क्या है, हमने यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये जो है हम रेत की आपको कुछ बूंदें दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे इस कलर का देख लीजिए। तो ये जो रेत की बूंदें वो क्या है, जल में तो वो घुलता नहीं है। तो एक धीरे धीरे क्या करेगा, थोड़े टाइम के बाद ये जो विलयन दिख रहा है, मतलब ये जो जल दिख रहा है और इसमें जो रेत है वो क्या, रेत जो है क्या होगा, इस तली में आकर यहाँ पर आकर जम जाएगा, यानी कि नीचे बैठ जाएगा। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, ये जो नीचे में बैठा है उसे हम अवक्षेप बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो रेत हो गया वो क्या है हमारा, रेत हमारा अवक्षेप हो गया। और ये जो अभिक्रिया है उसको हम अवक्षेपण अभिक्रिया बोल देते हैं, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बनने वाला एक नया पदार्थ कोई किसी भी जलीय विलयन में क्या है, अघुलनशील होता है। किसी भी जलीय विलयन में अघुलनशील पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है, उसे ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ये क्या है हमारा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है उसको देख लेते हैं। चलिए उसका डेफिनेशन सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है यहाँ पर, आयनों का क्या है, अभिकारकों के बीच में आयनों का क्या हो जाता है, आदान प्रदान, एक्सचेंज हो जाते हैं। वो आयन्स क्या है आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, उसे ही द्विविस्थापन कहते हैं। अभी हमने विस्थापन अभिक्रिया देखा था तो उसमें क्या हुआ था, कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या है उसके स्थान से रिप्लेस कर दे रहा था, ठीक ना। क्या कर दे रहा था, रिप्लेस कर दे रहा था, विस्थापित कर दे रहा था। उसी तरह से इस द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इसमें जो ये देखिए एग्जांपल दिया है यहाँ पर, ये जो अभिकारक दिख रहा है क्या है, ये दो अभिकारक दिख रहे हैं, इनके बीच में जो आयनों का आदान प्रदान होगा। जैसे ये सोडियम आयन है, ठीक है, और ये बेरियम आयन है। क्या है, ये बेरियम आयन है और ये सोडियम आयन है। तो देखिए इन आयनों का क्या आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। क्या होगा, ये आयन आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे और एक नया पदार्थ बना देगा, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये आयन जो है आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे और एक नया मतलब क्या है, नया कंपाउंड बनाएगा, नया यौगिक बनाएगा। तो इसी अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन बोल रहे हैं। क्यों द्विविस्थापन, क्यों, क्योंकि दो आयन आपस में क्या है एक्सचेंज हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा था, सोडियम सल्फेट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ये सोडियम सल्फेट है जो कि जलीय विलयन में क्या है, घुलनशील होता है। इसी तरह से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये है बेरियम क्लोराइड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है हमारा, बेरियम क्लोराइड। तो इस सोडियम सल्फेट से देखिए जो सोडियम है और इस बेरियम क्लोराइड से जो बेरियम आयन है वो क्या है एक्सचेंज हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड। और क्या बनाएगा, देखिए ये वाला बेरियम क्या यहाँ पर आ गया तो क्या बना गया, बेरियम सल्फेट बना लिया। क्या बनाया, बेरियम सल्फेट बना लिया। और ये जो हमारा सोडियम दिख रहा है वो क्या है, यहाँ पर आ जाएगा तो क्या बना लेगा, वो सोडियम क्लोराइड बना लेगा। क्या बनाएगा, वो सोडियम क्लोराइड बना लेगा। तो क्या हुआ, ये जो सोडियम आयन है और ये बेरियम आयन आपस में क्या है, ये देखिए ये इधर चला गया और ये इधर आ गया तो बन गया ना, क्या बना, बेरियम सल्फेट बना और एक हमारा बना है सोडियम क्लोराइड बना। और इसमें जो ये बेरियम सल्फेट है वो क्या है, हमारा अवक्षेप है। क्या है, ये हमारा अवक्षेप है। क्या बना, अवक्षेप। अभी हमने आपको बताया अवक्षेप क्या होता है। अवक्षेप क्या होता है, जो जलीय विलयनों में अघुलनशील होता है। क्या है, ये जलीय विलयनों में अघुलनशील होता है, यानी कि ये क्या है, इस जलीय विलयन के नहीं घुलेगा और ये तली में जाकर क्या है, नीचे तली में जाकर बैठ जाएगा, ऐसे जम जाएगा। किसी भी पात्र में अगर हम इसको रखते हैं तो ये नीचे तली में जाकर ये बैठ जाएगा। ये जलीय विलयनों में घुलनशील नहीं होते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा जो कि ये क्या है, जलीय विलयनों में घुलनशील है, ठीक है।
देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बेरियम तथा सल्फेट आयन की अभिक्रिया से, क्या है, बेरियम तथा सल्फेट आयंस की अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट के अवक्षेप का क्या है, निर्माण होता है। ये क्या निर्माण हो रहा है, ये देखिए अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। और बेरियम सल्फेट जो है जल में अविलीय होता है, यानी कि ये जो बेरियम सल्फेट बना है वो क्या है, वो जल में अविलीय है, यानी कि वो घुलता नहीं है, जलीय विलयनों वो नहीं घुलेगा। और एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो जलीय विलयनों में ही रहता है, क्या है, जो कि विलयन में ही रहता है, इस विलयन में ही रहेगा। ये दोनों क्या है, इसी विलयन में है। और ये सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, ये तो जलीय विलयन में ये है और ये ऊपर रहता है, और ये जो बेरियम सल्फेट बना है वो हमारा नीचे तली में बैठ जाता है, ठीक है ना। तो आप सभी को आई होप ये समझ आया होगा। ये जो हमारा टॉपिक है वो है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं किसे बोलते हैं, शायद। चलिए एक बार और देख लेते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। देखिए इसको क्या है, इसमें सिंपल सा है, कुछ नहीं है। इसमें क्या बोला गया, ये एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ये जो अभिकारक हैं, ये जो अभिकारक दिख रहे हैं, उनके बीच आयनों का क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। ये आयन आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे और एक नए कंपाउंड, एक नए यौगिक का निर्माण कर देंगे। बस यही क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, वो है हमारा उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, उपचयन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं, ठीक ना। ये हमारा उपचयन और अपचयन अभिक्रिया है। इसमें क्या है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया किसे बोलते हैं वो हम देखते हैं। चलिए यहाँ पर क्या लिखा है, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम दोनों में से एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होता है, उसके बाद दोनों को कंबाइंड रूप से हम देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है। अभिक्रिया के समय जब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी हम कोई ऐसी अभिक्रिया कर रहे हैं जिसमें किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन जो है जुड़ रहा है और हाइड्रोजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो उसे हम उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कह देते हैं। तो सिंपली क्या है, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे बोलते हैं, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो रहा है, या तो ऑक्सीजन का जुड़ना हो रहा है, या तो ऑक्सीजन क्या है, जुड़ रहा है, या फिर हाइड्रोजन जो है वो कम हो रहा है। क्या हो रहा है, या तो जो ऑक्सीजन है वो ऐड हो रहा है, या तो जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो रहा है, यानी कि वो क्या है, बाहर जा रहा है। बस इसी अभिक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिए हुए, ये हमारा है कॉपर और ये है ऑक्सीजन। क्या है, कॉपर और ऑक्सीजन दिख रहा है ना। तो ये क्या किया, ये जो कॉपर है वो क्या है, देखिए कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर क्या है, दिख रहा है कि कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। तो आप ये देख रहे हैं कि इस कॉपर में क्या हो रहा है, ये जो कॉपर है इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है। जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, देखिए तभी तो बना ना कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो कॉपर एलिमेंट था और ये ऑक्सीजन गैस थी, इसमें क्या है, अभिक्रिया हुई और ये कॉपर में क्या है, ऑक्सीजन आकर जुड़ गया। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया बोल देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉपर चूर्ण की सतह पर देखिए कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। क्यों चढ़ जाती है, क्योंकि यह कॉपर ऑक्साइड जो है कॉपर में ऑक्सीजन के योग से होता है। तो क्या बोल रहा है ये, चलिए एक बार समझिए। ये जो हमारा कॉपर की चूर्ण है, कॉपर चूर्ण की ये जो सतह है, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है बोला है। क्या बोला है, कॉपर, ये जो हमारा कॉपर एलिमेंट दिया हुआ है ना, इसमें क्या हो जाता है, जब ऑक्सीजन इसमें जुड़ता है ना, इस कॉपर में जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो क्या होता है, ये कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। तो इस कॉपर के ऊपर क्या है, ऑक्सीजन की एक परत चढ़ गई ना, इसी वजह से क्या होता है, ये जो कॉपर है वो काले रंग की हो जाती है। क्या हो जाता है, इसकी परत जो है, कॉपर की जो परत है, जो सरफेस होता है वो क्या होता है, काले रंग का हो जाता है। तो काले रंग का क्यों हुआ, क्योंकि इस कॉपर में ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऐड हो गया। कॉपर में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया, इस वजह से क्या हो गया, वो काला हो गया। जो हमारा कॉपर का सरफेस था वो क्या हो गया, ब्लैक हो गया है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे। अब चलिए अब हम क्या देखते हैं, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, अपचयन अभिक्रिया। क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया। ये अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, उपचयन के जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। चलिए देख लेते हैं इसको।
अभिक्रिया के समय जब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी, वहाँ पर क्या उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या हो रहा था, वहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा था, जुड़ रहा था। वहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो जुड़ रहा था और जो हाइड्रोजन था वो क्या है, घट रहा था, यानी कि वो रिमूव हो रहा था। लेकिन ये जो अपचयन अभिक्रिया है इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो घटता है, वो क्या है, वो रिमूव होता है। ऑक्सीजन क्या है, रिमूव होता है और जो हमारा हाइड्रोजन है वो ऐड होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन हमारा जुड़ता है और ऑक्सीजन जो है वो बाहर जाता है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अभिक्रिया के समय जब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया होती है। ठीक है ना, क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट हो रहा है ना। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, चलिए एक बार इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पर क्या है, ये हमारा है कॉपर ऑक्साइड है। ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड, जो कि किस रंग की थी, ये काले रंग की थी। किस रंग की थी, काले रंग की थी। किस रंग की थी, काले रंग की थी। और ये हमारा हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है इसमें, चलिए देखते हैं। देखिए इस कॉपर ऑक्साइड में से क्या हो रहा है, इस कॉपर ऑक्साइड में से जो ऑक्सीजन है वो बाहर जा रहा है। ठीक है ना, इस कॉपर ऑक्साइड में से क्या जा रहा है, बाहर। ऑक्सीजन जो है वो देखिए यहाँ पर बाहर चला गया, इसीलिए ये कॉपर, सिर्फ कॉपर ऑक्साइड में से क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ कॉपर बचा। और ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन में क्या ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया, हाइड्रोजन में हमारा जो है वो ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो इस अभिक्रिया में इसमें क्या है, इसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया को देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, उपचयन भी, इस जो ये समीकरण है इसमें हम उपचयन अभिक्रिया को भी देख पा रहे हैं और अपचयन अभिक्रिया को भी इसमें हम देख पा रहे हैं। तो इसमें से किसमें उपचयन अभिक्रिया हो रही है और किसका अपचयन, क्या है, किसका उपचयन और अपचयन हो रहा है वो हम देखते हैं। चलिए ठीक है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये जो कॉपर ऑक्साइड है उसका क्या हो रहा है, इस कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, हमारा अपचयन। और अपचयन का क्या मतलब होता है कि ऑक्सीजन का क्या है, हटना। किसी भी पदार्थ से जब ऑक्सीजन हटेगा तो उसे हम उसे हम अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपचयन। क्यों, क्योंकि इसमें से क्या है, ऑक्सीजन हट रहा है। देखिए इस कॉपर ऑक्साइड में से सिर्फ और सिर्फ कॉपर बचा, यानी कि क्या है, ये जो ऑक्सीजन था वो क्या है, हट गया, बाहर चला गया। तो इस अभिक्रिया, ये जो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, ये कौन सी अभिक्रिया के तहत बना, ये हमारा जो है अपचयन अभिक्रिया के तहत ये बना हुआ है। ठीक है, अब इसी तरह से देखिए यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है ना, इस हाइड्रोजन को आगे जाकर देखिए, हाइड्रोजन का क्या बन गया, वाटर, यानी कि ये पानी बन गया। तो हाइड्रोजन में क्या हुआ होगा, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या है, ऐड हो गया। हाइड्रोजन के अंदर क्या हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ गया। ठीक है ना, जब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, उपचयन अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पर क्या है, उपचयन, यानी कि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में देखा था ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। तो यहाँ इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर जुड़ गया और पानी बना लिया, तो इसका क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो जुड़ा है पानी में। ठीक है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना लिया, पानी बना लिया। और इसका जो कॉपर ऑक्साइड था, जो काले रंग का था, वो क्या हो गया, इसका अपचयन। अपचयन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन क्या है, बाहर चला गया, सॉरी यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो क्या हो गया, बाहर चला गया। देखिए, और सिर्फ क्या बचा, कॉपर बचा। ठीक है ना, तो ये वापस जो है, ये काले रंग की जो परत थी वो वापस किस रंग में हो गया, वो भूरे रंग में वापस से कन्वर्ट हो गया। क्योंकि ये काले रंग किसकी वजह से थी, काले रंग तो इस ऑक्सीजन की परत की वजह से थी जो कि कॉपर की सतह पर था। तो अब जब ऑक्सीजन ही हट गया है तो इस काले रंग का परत, ये जो काले रंग का परत था वो क्या है, वो किस में चेंज हो गया, ये भूरे रंग में चेंज हो गया है। ठीक है, देखिए यदि इस गर्म पदार्थ कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सतह की जो काली परत थी वो किस रंग की हो गई, वो भूरे रंग की हो गई। तो भूरे रंग की क्यों हो गई, समझ गए होंगे आप सभी। तो क्यों भूरे रंग की, जो इसीलिए हो गई क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन था कॉपर ऑक्साइड में, वो ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन की वजह से तो काले रंग का था, अब जब ऑक्सीजन ही हट गया तो क्या है, ये अपने ओरिजिनल रंग ब्राउन कलर यानी कि जो भूरा रंग था उसमें वो आ गया। ठीक है, इसी वजह से क्या हो गया, ये जो कॉपर है वो भूरे रंग की हो गई, क्योंकि इस स्थिति में अपचयन अभिक्रिया संपन्न हुई थी तथा जो कॉपर प्राप्त हुआ, देखिए इसमें क्या हुआ,
अपचयन अभिक्रिया हुआ ना, इसमें इसका अपचयन अभिक्रिया हुआ और कॉपर प्राप्त हुआ। तो आई होप आप सभी जो है इस अपचयन अभिक्रिया को समझ गए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं हमारा, अब दोनों को, उपचयन और अपचयन को एक साथ क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। अभी तो हमने अलग अलग पढ़ा, पहले हमने उपचयन पढ़ा, फिर हमने अपचयन पढ़ा, अब हम दोनों को कंबाइंड करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दोनों को कंबाइंड करके एक साथ क्या बोलते हैं, उपचयन अपचयन, या इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है चलिए देखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित यानी कि एक अभिकारक है ऑक्सीकरण, एक अभिकारक का ऑक्सीडाइजेशन होता है यानी कि ऑक्सीकरण होता है, तथा दूसरे अभिकारक का जो है अपचयन होता है। इस अभिक्रिया को उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कह देते हैं। क्या बोलते हैं, देखो रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन किसे बोलते हैं, ये एक समीकरण दिया हुआ है, ठीक ना, ये एक हमारे पास समीकरण है। अब इस अभिक्रिया में जो भी दिए, इसमें क्या है, समीकरण दिया हुआ है, और इसमें क्या होगा, हमारे पास जो अभिकारक है उसमें क्या होगा, कोई एक अभिकारक होगा जिसका, जैसे मान लीजिए इस अभिकारक का क्या हो रहा होगा, इसका जो है अपचयन हो रहा होगा, और इस अभिकारक का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकरण हो रहा होगा। तो इन दो, क्योंकि ये एक ही अभिक्रिया क्या है, ये हमारा एक ही समीकरण में ये उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है, ठीक है ना, समीकरण तो एक ही है, और इस एक ही समीकरण को में हमें उपचयन और अपचयन दोनों देखने को मिलेगा, तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोल देते हैं। उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोल देते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसमें किसका किसका उपचयन और अपचयन हो रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इस एग्जाम्पल को जस्ट अभी हमने अपचयन अभिक्रिया में आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो हम आपको अभी एक बार और बता देते हैं। देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड, इस कॉपर ऑक्साइड में से क्या हो रहा है, कॉपर अलग हो रहा है, यानी कि इसमें से क्या है, ऑक्सीजन क्या है, हट रहा है। जब ऑक्सीजन हटता है इसका मतलब क्या था, अपचयन अभिक्रिया, तो इसका क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका अपचयन। कॉपर ऑक्साइड जो है कॉपर में अपचयित हो रहा है, और क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल गया इसीलिए ये अपचयन अभिक्रिया हुआ, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं इस हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, इस हाइड्रोजन से जब क्या पानी बन रहा है, यानी कि हाइड्रोजन में कुछ ऐड हुआ होगा, तो हाइड्रोजन में क्या ऐड हुआ, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा। तो जब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ता है, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। तो ये हमारा जो है वो उपचयन अभिक्रिया है, या तो इसे हम ऑक्सीकरण भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ऑक्सीकरण भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर में क्या है, अपचयन हो रहा है, और हमारा पानी का, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। चलिए रेडॉक्स अभिक्रिया के हम कुछ और एग्जांपल्स को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एक और एग्जांपल है जिसमें क्या है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन। जब जिंक ऑक्साइड और कार्बन आपस में अभिक्रिया करें तो किसका इसमें अपचयन और किसका इसमें उपचयन हो रहा है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसमें जिंक ऑक्साइड में क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड से जिंक बन रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी ऑक्सीजन क्या है, बाहर जा रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इसमें से घट रहा है ना। देखिए जिंक ऑक्साइड था पहले, अब जिंक बन गया, यानी कि इसमें से क्या हट गया, ऑक्सीजन हट गया। तो जब भी ऑक्सीजन हटता है या ऑक्सीजन जो है बाहर जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। तो जिंक ऑक्साइड का क्या हो, जिंक में अपचयन हो रहा है, ठीक है। और कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन का जो कार्बन ऑक्साइड है उसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है उसमें, इसका, क्योंकि इस कार्बन में देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और जब भी किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीजन जुड़ने का मतलब क्या है, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को दर्शा रहा है, यानी कि उपचयन अभिक्रिया हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका हो गया उपचयन, क्या हो रहा है इसका, यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि उपचयन हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कार्बन जो है वो अपचयित होकर कार्बन ऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड तथा जो जिंक ऑक्साइड है वो अपचयित होकर जिंक बना ले रहा है, ठीक है ना। तो ये समझ गए होंगे आई होप। अब चलिए इसी तरह से एक और एग्जांपल है, यहाँ इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड है और हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है। तो इसका क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इस अभिक्रिया में जो ये हमारा HCl है, तो HCl से क्या हो रहा है, हमारा क्लोरीन की अपचयन हो रहा है। इसमें से क्या हो रहा है, हमारा क्लोरीन का क्या हो रहा है, क्लोरीन हमारा क्या हो रहा है, क्लोरीन हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि उपचयित हो रहा है, ठीक है। और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो मैग्नीज ऑक्साइड है, ये मैग्नीज ऑक्साइड से क्या हो रहा है,
मैग्नीज क्लोराइड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि यह मैग्नीज क्लोराइड था, ठीक है, सॉरी मैग्नीज ऑक्साइड था, तो इसमें से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। इसमें से देखिए, इसमें से क्या है, ये ऑक्सीजन जो है क्या हो गया, रिमूव हो गया, ऑक्सीजन बाहर चला गया। तो जिसमें से भी किसी भी एलिमेंट से या किसी भी कंपाउंड से जब ऑक्सीजन बाहर जाता है तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। तो क्या है, MnO2 का जो है MnCl2 में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अपचयित हो रहा है। और इस HCl का, ये जो HCl है उसका क्या हो रहा है, क्लोरीन में क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण कैसे हो रहा है, हमने अभी बताया था आपको कि जब भी क्या होता है, या तो हाइड्रोजन ऐड होता है, सॉरी या तो हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन ऐड होता है, या तो जो ऑक्सीजन है वो ऐड होता है, या हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है। तो यहाँ से इस HCl से क्या दिखने को मिल रहा है आपको, इस जो HCl है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसमें से देखिए हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है ना। हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, हाइड्रोजन बाहर चला गया और बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इसका ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो रहा है, उसका वहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर अब हम देखते हैं। इन उदाहरणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास यानी कि कमी होता है। हमने अभी अभी आपको यही बताया है। क्या होता है उपचयन या ऑक्सीकरण किसे बोलते हैं, जब ऑक्सीजन या तो ऐड हो रहा है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, या फिर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन की कमी हो रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया बोल देते हैं, ठीक है। अब पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया उसे हम बोल देते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पर है हमारा संचारण। ये क्या है, संचारण। संचारण क्या होता है, ये भी जो है ऑक्सीकरण के कारण होता है। ये क्या है, ऑक्सीकरण के कारण ही ये अभिक्रिया ये जो है हमें देखने को मिलता है। तो संचारण क्या होता है, कोई लोहा होगा, जो नई लोहे की बनी हुई कोई भी चमकीली वस्तु होती है, कुछ समय के पश्चात जब हम देखते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें जो है एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, यानी कि क्या वो लालिमा युक्त हो जाता है, भूरे रंग की क्या परत चढ़ जाती है। तो ये जो भूरे रंग की परत चढ़ती है उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जंग बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, जंग। इसको हम जंग लगना बोल देते हैं। तो यही हमारा क्या है, संचारण कहलाता है। संचारण का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी एक मेटल का पदार्थ है या तत्व है जिसमें क्या होता है, वायु में उपस्थित जो नमी होती है, क्या होता है, वायु में उपस्थित नमी है, ऑक्सीजन, और उसके साथ साथ क्या होता है, बारिश हो जाती है। तो इन सभी के कारण या अम्ल के कारण क्या होता है, जो वो लोहा था उसमें क्या है, रिएक्शन करता है वो, ठीक है। उसमें क्या हो जाता है, कुछ कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हो जाती है वायु में उपस्थित, हमारे वायुमंडल में उपस्थित नमी के कारण हो जाता है ये चीज़ें, या फिर पानी के कारण होता है। इन सभी चीज़ों के कारण क्या हो जाता है, वायुमंडल में के कारण संचारण को देखने को मिलता है। जब ये संचारण होता है तो क्या होता है, किसी भी पदार्थ का क्या है, ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन, क्योंकि देखिए वायु में उपस्थित नमी, मतलब नमी में क्या ऑक्सीजन तो होगा ना, तो उसी ऑक्सीजन की वजह से उस पदार्थ में क्या होता है, लालिमा युक्त भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, और इसी परत के कारण वो जो पदार्थ होता है वो उसमें क्या है, जंग लग जाता है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। धातुओं में भी ऐसे परिवर्तन होते हैं। क्या आपने चांदी तथा तांबे के चढ़ने वाले परत के रंगों के बारे में ध्यान दिया है? देखिए आप सभी ने देखा होगा, देखिए घरों में क्या है, जो मम्मियाँ होती हैं वो क्या है, पायल पहनती हैं। जब हम उसे जो है दुकान से खरीद के लाते हैं उसको, पायल को, तो क्या होता है, वो बहुत चमकीली होती है, नई दिखती है, चमकदार होती है। जब उसे पहन के थोड़ा एक टाइम हो जाता है, धीरे धीरे देखेंगे तो वो क्या हो जाता है, उस चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है। क्या होता है, इस चांदी के ऊपर क्या होता है, ये जो जैसे चांदी है तो इस चांदी के ऊपर जो है देखेंगे उस पायल के ऊपर क्या है, काले रंग की एक परत चढ़ जाती है। तो क्या वो अजीब सा ख़राब दिखने लगता है। तो पहले तो एकदम नया नया दिख रहा था जब हम दुकान से लेके आए थे, फिर बाद में ऐसा क्या हुआ होगा कि वो काले रंग का हो गया। तो क्या हुआ बाद में, उसके ऊपर वो जो चांदी है उसमें क्या है, वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उससे क्या है, उसका ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया, वो ऑक्सीकरण हो गया। इसी वजह से क्या हो गया, वो चांदी में काले रंग की परत चढ़ गई। इसी तरह से आपने देखा होगा जो घर में जो है कॉपर की वो जो होती है ना, जिसको क्या बोलते हैं, लोटा, जिसमें से हम क्या है
आप सभी ने देखा होगा जो पूजा घर होता है जिसमें जैसे हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो कॉपर की जो क्या होता है वो लोटा होता है, वो भी क्या है, वो तो भूरे रंग की होती है, ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद देखेंगे उस पर हरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। तो उसमें हरे रंग की परत क्यों चढ़ती है? उसमें भी ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या है? वो भी ऑक्सीकरण होने की वजह से उसमें क्या है, एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो ये सब का किसके कारण हो रहा है? वो सभी की जो प्रोसेस है वो संक्षारण के कारण हो रहा है, ठीक है ना। तो इस संक्षारण से बचने के भी कुछ तो उपाय होंगे ना। तो संक्षारण से बचने का क्या उपाय है? देखिए, आप सभी ने देखा होगा कि घरों में जो है लोहे के दरवाजे लगे होते हैं, तो उसको जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर पेंट लगा देते हैं, पेंट से कलर कर देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, या फिर किसी भी धातु का एक परत चढ़ा देते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? ताकि वो जो है धातु जो है, अब उस लोहे के ऊपर क्या है, पेंट लगा दिए तो एक लोहे के ऊपर एक परत चढ़ गई। अब उस अभी उसमें क्या होगा, उसमें जो है वायुमंडल में जो उपस्थित नमी है, पानी है, उससे कोई भी क्रिया नहीं करेगा और वो जो लोहा है वो सुरक्षित रहेगा, ठीक है ना। इसी तरह से उसमें ग्रीस भी लगा देते हैं, और किसी भी एक जैसे जिंक की जो जिंक धातु होता है उसके एक परत चढ़ा देते हैं, जिसे हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, संक्षारण की जो क्रिया होती है वो रुक जाती है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, उसे देख लेते हैं। उसमें ये हमारा है विकृत गंधिता। ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। जैसे हम अपने घरों में देखते हैं, वसा युक्त या तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी रहती है तो उसके स्वाद में क्या है, कुछ उसके जो स्वाद है उसमें कुछ अजीब सा स्मेल आने लगता है, ठीक है। वो किसकी वजह से होता है? वो भी, और क्या है, वो जो भोजन होता है, वो जो खाद्य पदार्थ होता है जो वसा युक्त होता है, तैलीय पदार्थ होता है, वो एक लंबे समय तक नहीं टिक पाता है, क्योंकि उसका क्या है, ऑक्सीकरण हो जाता है। और उस खाने के जो भी चीज़ें होती है उसमें क्या है, उसमें स्वाद में उसके एक अजीब सा जो है खराबी देखने को मिलता है, उसमें गंध स्मेल आने लगती है, ठीक है। तो वो गंध किसकी वजह से आता है? वो भी ऑक्सीकरण की वजह से ही हमें देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, उपचयित यानी कि यहाँ पर भी ऑक्सीकरण होने पर तेल और वसा में विकृत गंधी हो जाती है। क्या होता है, कोई भी जो वसा युक्त पदार्थ होता है या तैलीय पदार्थ होता है, जैसे हमारे घरों में क्या होता है, नमकीन या कुछ पकवान बनते हैं, तो वो क्या है, लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं। क्यों नहीं चल पाते हैं? क्योंकि वो उसमें क्या होता है, तेल होता है, और उसमें क्या है, वायुमंडल से जो है ऑक्सीजन के ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, उसमें स्मेल आने लग जाती है, ठीक है। विकृत गंधिता के कारण क्या है, उसमें स्मेल आने लग जाती है, उसके स्वाद और उसका गंध भी बदल जाता है, ठीक। प्रायः तैलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, प्रति ऑक्सीकारक यानी कि एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। क्यों मिलाए जाते हैं? क्योंकि जब हम प्रति ऑक्सीकारक यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, जब ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो क्या होगा, उस पदार्थ का, तैलीय पदार्थ का ऑक्सीकरण ही नहीं होगा, और वो ऐसे के ऐसे एक लंबे समय तक बना रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, उसके स्वाद में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति जो है वो धीमी हो जाती है। हम कोई ऐसा कंटेनर देखेंगे, ऐसे कंटेनर में अपने खाद्य पदार्थ को रखेंगे जहाँ पर क्या हो, वायु नमी ना हो, उसमें क्या है, वो वायुरोधी हो, यानी कि उसमें क्या है, वायु प्रेजेंस ही ना हो, ठीक है। उस कंटेनर में अगर हम अपने खाद्य पदार्थ को डालेंगे तो वो खाद्य पदार्थ थोड़े लंबे समय तक क्या है, टिक सकता है, ठीक है। क्यों टिकेगा? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो पदार्थ ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा, ठीक है ना, तो वो खराब भी नहीं होगा जल्दी। इसी तरह से देखिए, जो अपने चिप्स के मार्केट में आपने देखे, बहुत सारे चिप्स देखे होंगे, तो वो चिप्स क्या है, बहुत ही लंबे समय तक रहता है, वो भी तो एक तैलीय पदार्थ होता है। तो उसमें ऐसा क्या होता है कि वो क्या है, लंबे समय तक खराब नहीं होता। तो देखिए, चिप्स के जो है, जो चिप्स बनाने वाले होते हैं ना, उस चिप्स की थैली में, जो चिप्स का जो थैली होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और जो नाइट्रोजन है वो क्या है, कम सक्रिय गैस से युक्त कर देती है, ताकि चिप्स जो है ऑक्सीकरण ना हो और चिप्स जो है वो खराब ना हो और लंबे समय तक बने रहे। तो आई होप आप सभी विकृत गंधिता क्या होता है ये भी समझ पाए होंगे। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली ये होता है, किसी भी जो तैलीय पदार्थ है, खाद्य सामग्री है, उसे हमें ऑक्सीजन के संपर्क से बचाना होता है। क्या होता है, उसे हमें वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसके संपर्क से बचाना होता है, ताकि उस पदार्थ का क्या है, ऑक्सीकरण ना हो। क्योंकि जब ऑक्सीकरण हो जाता है किसी भी पदार्थ का, तो उसमें क्या है, उसके स्वाद में चेंज आने को मिल जाता है और वो पदार्थ जो है खराब हो जाता है, उसमें क्या है, विकृतियाँ देखने को मिल जाती है। इसे ही हम विकृत गंधिता बोल देते हैं, ठीक है।
तो उसके लिए हमें कुछ क्या है उपाय देखने को मिलता है। जैसे चिप्स के पैकेट में हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन गैस की जगह हम नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं, जिससे क्या होता है वो खराब नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये है हमारा, आज हमने जो है क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर जिसका क्या नाम था, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके जो है आपको जो क्वेश्चंस है उसको कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चलिए आज हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप सभी जो है हमने जो भी पढ़ाया है आप उसको रिवीजन करते रहें, ताकि आपको ये चीज़ें जो है आसानी से समझ में आए, और आपको रिवीजन करते रहेंगे तो आपके दिमाग में भी ये चीज़ें रहेंगी, तो आपको दिक्कत नहीं होगा आगे चल के, ठीक है। चलिए धन्यवाद। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगी हो तो आप इसको जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको इस क्लासेस की कोई भी चीज़ें अच्छी लगी हो तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो के नीचे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जिसमें हम इस पूरे चैप्टर का जो है आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो आप चाहे तो अगर आपको PDF चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन रहेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।